प्रिय छात्रों, आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र के द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से संबंधित प्रथम वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कौन कौन से क्षेत्रक हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रक। उनके विषय में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और उसी पाठ के दूसरे वीडियो में आज हम लोग कुछ नए विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अल्प बेरोजगारी, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा? संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन आज हम देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कृषि क्षेत्रक है यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में जो रोजगार है, तो रोजगार देने के मामले में जो प्राथमिक क्षेत्रक है वह सर्वाधिक है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उतने नहीं है जितना सर्वाधिक आपका कृषि क्षेत्र में है। तो कृषि क्षेत्र में जो रोजगार है वह सर्वाधिक तो है, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है अल्प बेरोजगारी की। तो कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी कैसे है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक किसान है जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर भूमि है और वह भूमि कैसी है? असिंचित है। तो वह किस पर निर्भर है? सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। अब असिंचित भूमि होने के कारण उसमें वह सिर्फ ज्वार और अरहर पैदा कर सकती है। उसके परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य पूरे वर्ष उसी 2 हेक्टेयर भूमि में कार्य करते रहते हैं। तो यहां पर सबका जो श्रम है वह विभाजित है। अल्प बेरोजगारी ये क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि यह उन लोगों को बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और क्या है, बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। तो जो बेकार बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो क्या है? एक तरह की खुली बेरोजगारी है। लेकिन यहां पे क्या है कि इनके पास काम है, ठीक है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न का मतलब एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी। मैं आपको बता दूं कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम में लगे रहते हैं, लेकिन उतने लोगों की आवश्यकता होती नहीं है और अधिक लोग उसी कार्य को, ठीक है, करते रहते हैं। यानी कि रोजगार तो सबको मिला हुआ है, लेकिन वह क्या है? अल्प बेरोजगारी है। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। और एक भूस्वामी है जिसका नाम सुखराम है। तो सुखराम अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को अपने साथ ले जाता है भाड़े पर। अब क्या होगा? जब भाड़े पर ले जाएगा तो अतिरिक्त आय परिवार के लिए होगी और जो 2 हेक्टेयर उसके पास भूमि है, किसके पास?
लक्ष्मी के पास, तो जिसमें 5 लोग लगे रहते थे, उनमें से 2 लोग चले गए। तो जाने के बाद भी जो है, 2 लोगों के जाने के बाद भी जो है उत्पादन किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा, और जैसा उत्पादन पहले हो रहा था वैसा उत्पादन अभी भी होगा, लेकिन परिवार में आय क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि यहां पर जो 2 लोग थे वो क्या थे, अल्प बेरोजगार थे, अब उनको क्या हुआ, रोजगार मिल गया। तो इस तरह से ये होती है अल्प बेरोजगारी। और अल्प बेरोजगारी खाली कृषि क्षेत्र में नहीं है, वह शहरी क्षेत्रों में भी है। जैसे आपका बहुत सारे लोग शहरों में मिलेंगे जो प्लम्बर का काम करते हैं, आपका पेंटर का काम करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं। तो ये कार्य करते हैं, लेकिन उनको प्रतिदिन यह कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रतिदिन जो है ठेला खींचने का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पर्याप्त मात्रा में आय नहीं होती है, और कभी कभी वह जो है वैसे ही अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर होते हैं, यानी कि उनके पास आय की स्रोत नहीं रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लक्ष्मी का है, जो किसान है। तो इसके पास जो 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, तो अब ये क्या करना चाहती है, कुएं का निर्माण करना चाहती है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो जब सिंचाई के लिए जो है अब उसको कुछ रुपयों की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर सरकार से कुछ मुद्रा प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेगी, वह बैंक से ऋण लेगी। तो जब ऋण लेगी तभी वह सिंचाई के साधन करने में सक्षम हो पाएगी, और वह अगर साधन उसके पास उपलब्ध हो गया तो अब वो क्या करेगी, रबी के मौसम में जो है एक दूसरी फसल, तो रबी की फसल कौन है, जैसे आपका गेहूं हो गया, ठीक। तो वो गेहूं का उत्पादन करना चाहेगी, किस, अपने भूमि पर। तो वहां पर जो है 1 हेक्टेयर भूमि पर जो है 2 लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान होगा, और वह भी लगभग 50 दिनों के लिए। तो वो जो 50 दिन होंगे तो उसमें कार्य कौन कौन से होंगे, जैसे आपका बीज डालना हो गया, पानी देना हो गया, खाद देना हो गया, और कटाई तक। तो यहां तक तो जो है 2 लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो इसी तरह से अन्य लोग भी जो है, अगर वहां पर बांध का निर्माण करवा दिया जाए, जिस क्षेत्र में जो है कुएं का निर्माण करवाया जा रहा है, तो बांध के निर्माण से जो है, या मान लीजिए कोई नहर वहां से निकलवा दी जाए, तो क्या होगा, वहां लोगों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, और रोजगार जो उनकी अल्प बेरोजगारी है उसका भी निदान होगा। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और उसके जैसे और जो किसान हैं, ठीक, तो वो क्या करने लगे, और अधिक उत्पादन करने लगे, क्योंकि उन्हें क्या हुआ, पानी उपलब्ध होने लगा। तो जब अधिक उत्पादन करेंगे तो बेचने के लिए कहां जाएंगे, शहर जाएंगे। और जब शहर जाना होगा तो शहर कैसे जाना होगा, कोई ना कोई परिवहन के माध्यम से, और साथ ही जो है अगर वह अपनी फसलों का भंडारण करना चाहते हैं तो वह वहां तक पहुंचने के लिए जो है, जो परिवहन है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर सरकार के द्वारा जो है ग्रामीण सड़कों का सुधार कर लिया जाता है तो वहां पर आवागमन का जो साधन है वह उपलब्ध हो जाएगा। तो जो रोजगार का जो क्षेत्र है वह क्या होगा, बढ़ेगा, परिवहन में भी और व्यापार क्षेत्र में भी। अब आइए देखते हैं कि जब हमारी जो उदाहरण की किसान है लक्ष्मी और अन्य जो किसान हैं, तो जब उनकी पानी की समस्या सॉल्व हो गई
तो सिर्फ अब पानी तक ही सीमित नहीं है, अब उनको क्या चाहिए? बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कृषिगत उपकरण चाहिए और सिंचाई के लिए जो है पंप सेटों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी और वह धन वह क्या करेगा? या तो साहूकारों से लेगा। तो अगर साहूकारों से ले रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उच्च दर पर जो है वह धन वापस करना पड़ेगा। अगर यही जो ऋण है सरकार के द्वारा सरकारी बैंक से उपलब्ध हो जाता है तो वह सही समय पर जो है इन सभी की खरीद कर सकता है और वह जो है अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकता है। तो जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है। इन्हीं के साथ साथ जो है अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है बेरोजगारी के अन्य कारणों को दूर किया जा सकता है। उसमें जो है आपका ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां पर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और वह उद्योग जो है लोगों के रोजगार में सहायक होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी लोगों के पास जो है, जैसे आपका शहरी क्षेत्र में जाना और वहां पर जैसे ग्रामीण क्षेत्र से शहद निकाला, ठीक है, और उनको बेचने के लिए वह शहर भी जाएंगे। या अन्य सब्जी का उत्पादन करता है, फलों का उत्पादन करता है, तो सही समय पर क्या है वह उनको बाजार तक पहुंचा पाएगा। तो इस तरह से कई क्षेत्रों को जो है चिन्हित करके जो है बेरोजगारी को, ये जो अल्प बेरोजगारी है, इसे दूर किया जा सकता है और रोजगार का सृजन किया जा सकता है। हमारे देश में 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ने जाते हैं उसमें देखा गया है जो है स्कूली शिक्षा बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे जो है उनकी संख्या स्कूल जाने के लिए कम हो जाती है। वर्तमान समय में जिसे नीति आयोग कहा जाता है, पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। उसने कहा कि अगर बच्चों को हम स्कूल के लिए प्रेरित करें, वहां पर हमें और भी जो है शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ जो है अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पर हम लगभग जो है 20 लाख रोजगार का सृजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वह भी काफी पिछड़ा हुआ है। उसके लिए भी नीति आयोग ने कहा कि अगर हम डॉक्टर की भर्ती करते हैं, नर्सों की भर्ती करते हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अगर उन्हें हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो वहां पर भी हम रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो है 625 जिलों में काम का अधिकार कानून क्या किया? बना करके जो है इसे लागू किया। इसमें एक कानून बनाया गया जिसे जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा गया और इसे संक्षेप में नरेगा भी कहते हैं। यह आपका 2005 में कानून बना। 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया, तो अब इसका नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे अब क्या कहा जाता है? मनरेगा। तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए और काम के लिए कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करने में सक्षम है तो उसे काम मिलेगा। इसके लिए एक जॉब कार्ड बनता है। काम की अगर व्यक्ति को आवश्यकता है, साथ ही साथ यह कहा गया कि 100 दिन का रोजगार गारंटी स्वरूप दिया जाएगा और अगर सरकार रोजगार देने में क्या रहती है? असफल,
तो क्या करेगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। क्षेत्रकों का विभाजन किस रूप में देखते हैं? संगठित और असंगठित के रूप में। देखिए संगठित, तो संगठित का अर्थ क्या है? उस उद्यम या कार्य से है जहां रोजगार की अवधि, ध्यान रखिए, नियमित होती है। असंगठित क्षेत्र में उन छोटी मोटी और बिखरी इकाइयों से है जहां प्रायः ये जो क्या है, राजकीय नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो अगर आपके पत्र में इनकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो आप यही लिखेंगे, संगठित और असंगठित की ये। ठीक, अब देखते हैं नियम और विनियमन। विनियम, इसमें क्या होता है? संगठित क्षेत्र में आपका सरकारी नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का और विनियमों का पालन किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? नियम और विनियम होते हैं पर इनका पालन नहीं किया जाता है। कार्य की प्रकृति दोनों क्षेत्रों में कैसी होती है? कार्य जो है निरंतर श्रमिक को बिना कारण पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसको बिना किसी कारण के, पर्याप्त कारण के निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? कार्य अनियमित होता है, ठीक, और श्रमिक को बिना किसी कारण के पृथक किया जा सकता है। रोजगार की शर्तें कैसी होती हैं? संगठित क्षेत्र में आपका नियमित होती हैं और असंगठित क्षेत्र में अनियमित होती हैं। वेतन, यहां पर क्या होता है? वेतन मासिक प्राप्त होता है। संगठित क्षेत्र में जो वेतन होगा वो आपका मासिक प्राप्त होगा और असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं उनको दैनिक मजदूरी, दैनिक का मतलब प्रतिदिन की मजदूरी उन्हें मिलती है। कार्य की जो अवधि है दोनों क्षेत्रों में, तो यहां पर क्या होता है? कार्य के जो घंटे हैं वो क्या हैं? निश्चित हैं। लेकिन यहां पर क्या है? कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते, आपसे ज्यादा घंटे तक काम लिया जाता है और मजदूरी भी जो है आपको कम दी जाती है। अन्य जो परिलाभ हैं उसमें देखते हैं कि संगठित क्षेत्र में आपका वेतन के अलावा, जैसे आपका भविष्य निधि हो गया, चिकित्सीय भत्ते हो गए, पेंशन हो गई, इन सब का लाभ मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में आपका दैनिक मजदूरी के अलावा जो है अन्य कोई परिलाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों में जो है अंतर है। असंगठित क्षेत्रों में बहुत अधिक श्रमिक होते हैं, तो इनका संरक्षण कैसे हो? देखा गया है कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं वह जब बहुत आप मांग करेंगे, ठीक है, तभी वह रोजगार का सृजन करते हैं। और जो भी रोजगार का सृजन करते हैं तो वह जो गति होती है रोजगार सृजन की वो बहुत ही धीमी होती है। तो क्या होता है कि इससे जो है जो संगठित क्षेत्र का व्यक्ति है, जो श्रमिक है, वह असंगठित क्षेत्र को के रूप में जो है कार्य करना शुरू कर देता है। और असंगठित क्षेत्र ऐसी रणनीतियां बनाते हैं जिससे जो है उनको कर वंचन, श्रमिकों को संरक्षण और अनुपालन से बचने के लिए वह ऐसा करती हैं। तो जो श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है
तो वह किधर विवश होता है? असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए, और वहां पर उसका क्या होता है? शोषण होता है, उसको उचित मजदूरी नहीं मिलती है, जो उसकी आय होनी चाहिए वह नहीं होती है, और ना ही जो है उसको किसी भी तरह का रोजगार में संरक्षण प्राप्त होता है। अब देखिए, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, और हमारे देश में जो है छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? 80%। तो इन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बीज है आपका, कृषि उपकरण हो गया, साख यानी कि ऋण, और भंडारण। फसल बटाईदारों और कारीगरों में आपका बुनकर हो गए, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे आप शहरी क्षेत्र में देख लेते हैं, ऐसे श्रमिक जो लघु उद्योगों में लगे हुए हैं, निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं, व्यापार और परिवहन में हैं, सड़कों के किनारे बहुत सारे लोग जो है विक्रेता के रूप में रहते हैं, छोटा छोटा सामान जो है वो बेचते हैं, सिर पर बोझा ढोने वाले लोग, कबाड़ का काम करने वाले, और वस्त्र निर्माण, ये शहरी क्षेत्र में लगे हुए लोग होते हैं जिन्हें जो है संरक्षण की आवश्यकता है। अधिकतर देखा गया है कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं, और इनका अधिक से अधिक जो है इन क्षेत्रों में शोषण किया जाता है। तो इसके कारण जो है इनको संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक जो है अधिकांश परिसंपत्तियों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का, और सरकार ही जो है सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक। जैसे आपका हो गया, उदाहरण के रूप में देख लेंगे, रेलवे, डाकघर आदि। इनका जो ध्येय होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, लाभ कमाना नहीं, यानी कि जो उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं है। सरकारी सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई कहां से की जाती है? कर और अन्य तरीकों से। निजी क्षेत्रक देखिए क्या होता है? परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी जो है एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। जैसे आपका टिस्को जो है, इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या है? आपका निजी क्षेत्र की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी निजी क्षेत्र की है। इनका ध्येय क्या होता है? लाभ अर्जित करना। इनका जो ध्येय है लाभ अर्जित करना है, और जो भी ये सेवा देंगी, जो भी आपको सर्विस दे रही हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि भुगतान करना होगा। तो ये मैंने आपको बताया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख पर होगा। देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।